अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ट्रॉमा की। दैट इज़ द ओनली टॉपिक जो जनरल सर्जरी से हमने कवर करना है। ट्रॉमा एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट है, आपके 2-3 सवाल इसमें से आएंगे। एक जनरली ABCD वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा आ जाता है, हेमरेज वाला, स्प्लीन की ट्रॉमेटिक इंजरी, इस तरह थोरेसिक ट्रॉमा का एक सिनेरियो आ जाता है। तो 3-4 सवाल इसमें से आ जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स के हिसाब से तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट अगली बात ये है कि ये प्रैक्टिकली भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ट्रॉमा ऐसी चीज़ है कि इट कैन लिटरली सेव लाइव्स अगर आप मैनेज करना जानते हो। बाकी सब तो ठीक है, फील्ड के अंदर पेशेंट को डिजीज़ होती है, आप उसको ठीक कर रहे होते हो, लेकिन ट्रॉमा की मैनेजमेंट ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा भी टाइम का ऊपर नीचे हो तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है या नहीं बचेगी। तो लिटरली डू और डाई वाला मोमेंट होता है इसके अंदर। जैसे कि अब मेरे मतलब ट्रॉमा के सीखने की और ये सारी एमरजेंसी मैनेजमेंट और ये सब इसकी इंपॉर्टेंस की मुझे रियलाइजेशन तब हुई जब आई वॉज इन मेट्रो वंस। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था और उसकी एकदम से ब्रीदिंग स्टक हो गई, रुक गई, सांस लेना रुक गया और उसका मुंह बिल्कुल पेल हो गया और ब्लू, और लिप्स जो थे उसके ब्लू हो गए। आई वॉज इन फाइनल ईयर बैक देन। तो मैं कह रही थी कि व्हाट शुड आई डू, आई डिडंट नो, ठीक है। और उसके बाद खैर वो बच्चा खुद ही से रो पड़ा एकदम से और उसकी ब्रीदिंग रिस्टोर हो गई। आई डिडंट नो द रीज़न, मुझसे ना डायग्नोस हुआ, ना असेस हुआ, ना मैनेज हुआ कि किस तरह से उसकी चेस्ट कंप्रेशन की जा सकती थी। आई कुड गिव हिम माउथ टू माउथ, यानी मुझे पता नहीं था। और इसी तरह ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आई डिस्कस विद माई फ्रेंड्स और मेरी दोस्तों में से भी, मतलब मैंने उनसे पूछा कि इस सिनेरियो में आप लोग क्या करते, तो उनको नहीं पता था। तो हम फाइनल ईयर में आ जाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, बट स्टिल हमें ट्रॉमा मैनेजमेंट करना नहीं आता होता। सो आई वुड से इसको सीखें इस नीयत से कि आपने एमरजेंसी मैनेज करनी है। और अगर आप किसी जगह पर मौजूद हैं, कहीं पर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है और गोल्डन आवर का पीरियड है, आप एटलीस्ट इतना तो पता होना कि हम इसकी चिन लिफ्ट कर दें, इसका जो थ्रस्ट कर दें, कुछ एयरवे ओपन कर दें, चेस्ट कंप्रेशंस करना स्टार्ट करें, जहाँ पर ब्लीडिंग है उसको आप पैकिंग कर दो, कुछ तो आप करो ना। तो गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एम्बुलेंस आ रही होती है, सब चीज़ें हो रही होती हैं, वो जो पहला 1 घंटा है इंजरी के बाद, उसे गोल्डन आवर कहते हैं। और उसके अंदर अगर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ये सब रिस्टोर होगा तो उसकी जान बच सकती है, डेथ नहीं होगी। और अगर वो आप नहीं मैनेज कर सके तो डेथ हो सकती है, ठीक है। सो ये सारा ट्रॉमा की इम्पॉर्टेंस है। अब ATLS स्टार्ट करते हैं। ATLS क्या होता है? एक्यूट ट्रॉमेटिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है मेनली इसका जो होता है वो प्राइमरी सर्वे होता है। जब पेशेंट का हम प्राइमरी सर्वे करते हैं, उसके अंदर वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो उन चीज़ों को असेस और मैनेज करते हैं दैट कैन किल द पेशेंट इमीडिएटली। इसके अंदर वो पार्ट आता है ABCD वाला। दूसरे नंबर पे होता है सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में हम जब पेशेंट का प्राइमरी सर्वे हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट हो चुकी होती है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब रिस्टोर हो गया है, फिर हम करेंगे सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे के अंदर हेड टू टो एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है? हेड टू टो एग्जामिनेशन। यहाँ से आप देखें प्राइमरी सर्वे के अंदर क्या होता है? दोज लाइफ कंडीशन दैट कैन इमीडिएटली किल द पेशेंट। इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को आप डील करते हो प्राइमरी सर्वे के अंदर। सेकेंडरी सर्वे में किस चीज़ों को डील करते हैं? जो कि पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग है। लाइक अगर आपने अभी मैनेज ना किया 1 घंटे में तो उसकी डेथ नहीं होगी, बट इट कैन किल द पेशेंट विद इन फ्यू आवर्स और वीक्स और मे बी डेज, ठीक है। तो प्राइमरी सर्वे में विल मैनेज दोज कंडीशन दैट कैन इमीडिएटली किल द पेशेंट। इसमें आएगा ABCDE। अब एले के अंदर उसने एक नई बात डाली हुई है। उसने एक ये शुरू में E, कुछ जगह पे E, कहीं पे C, मेनली उसने लिखा है कि ABCD तो आपको पता है ना, CD और आगे EB। A फॉर एयरवे मेंटेनेंस, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिबिलिटी, ठीक है, और E फॉर एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट। ये जो स्मॉल शुरू में E है या C है, इसका मतलब है जो एक्सटेंसिव हैमरेज है, यानी जो सर्कुलेशन एक्सटेंसिव हैमरेज है, उसका जो कंट्रोल है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन सम केसेस एज़ कम्पेयर टू द एयरवे इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल कहीं वॉर हो रही है, ठीक है, वॉर जोन्स हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक्सटेंसिव हैमरेज है, तो आपने एयरवे से ज़्यादा फिर उसको इंपॉर्टेंस देनी है और उसको फर्स्ट मैनेज करना जाते साथ ही उसको वो पट्टियाँ वगैरह पैकिंग और वो सब करना शुरू कर देना है, और उसके बाद उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एक तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो ये उसने लिखा हुआ है। E स्टैंड्स फॉर क्या? एक्सटेंगुनेटिंग हैमरेज है। एक्सटेंगुनेटिंग यानी एक्सटर्नल एक्सटेंसिव हैमरेज है कहीं पर, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कट लगा हुआ है, इधर से ब्लीडिंग हो रही है, आप फ़ौरन उसकी पैकिंग और मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हर पार्ट को, E से लेकर ये जो स्मॉल E है, फिर ABCDE मैं आपको सारी डिटेल से बताती हूँ कि एयरवे कैसे मैनेज करते हैं, ब्रीदिंग और ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं।
Okay, so the primary survey aims to manage the most immediately life threatening pathologies. इसके अंदर है CABCDE, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल हेमरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सटेंसिव ब्लीडिंग है आपने उसको कंट्रोल करना है। ये मेनली उसने लिखा हुआ है कि वॉर जोन्स वगैरह के अंदर जब बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल हेमरेज सवेयर होता है तो पेशेंट की उससे डेथ हो सकती है। आप एयरवे मैनेज करें, नीचे से उसकी ब्लीडिंग होती रह रही, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है अब ये आप देखें। पहले तो आपने ब्लीडिंग को आइडेंटिफाई करना है किधर से हो रही है। ऑब्वियस होगा उसके कपड़ों पे सारा खून लगा होगा उस एरिया पर, तो आपको तो चल जाएगा यहाँ पे कोई बड़ा सा कट है, क्योंकि इस केस में हम सिर्फ एक्सटर्नल उसको मैनेज करें। फिर हम एयरवे करेंगे और फिर आखिर में सर्कुलेशन को जब डिस्कस करेंगे फिर हम इंटरनल ब्लीडिंग को भी देखेंगे। अभी हम एक्सटर्नल ब्लीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है कि जहाँ पर आपको दिखा है कि ये कट लगा हुआ है तो उसकी पैकिंग करें, वहाँ प्रेशर लगाएं, हीमोस्टेटिक ड्रेसिंग करनी, ठीक है। तो पहले आपने पैक्स और प्रेशर लगाने डायरेक्टली, जो कि ब्लीडिंग वूंड है उसके ऊपर पैक्स और प्रेशर लगाने, फिर हीमोस्टेटिक ड्रेसिंग करनी। कोई आपके पास हीमोस्टेटिक एजेंट है, कोई ट्रांसैमिक एसिड है, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप उसके थ्रू ड्रेसिंग करें। और वहाँ पर अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो यू कैन अप्लाई अ टोर्निकेट। तो द मोस्ट ईजी थिंग इज़ पैकिंग करो, उसको कंप्रेस करो और टोर्निकेट अप्लाई कर दो। टोर्निकेट का ये होता है कि टोर्निकेट जब आप अप्लाई करते हैं ना तो उस पूरे लिम्ब की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि आप इतना टाइट करते हैं कि सारी आर्टरीज ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाते हैं। तो टोर्निकेट अप्लाई करने के बाद आपने नोटिस करना है कि कितने टाइम तक वो बंदा हॉस्पिटल पहुँच रहा है, उसके स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं, ताकि उसको लिम्ब का इस्कीमिया ना हो सके, ठीक है। तो टोर्निकेट के लिए टोर्निकेट लगाते हुए इस चीज़ को जहन में रखना है कि लिम्ब का इस्कीमिया भी नहीं हमने उन्हें देना ना। तो इसके लिए फिर उसका टाइम और कितनी देर से लगा हुआ है वो आपने जहन में रखना। सो प्राइमरी सर्वे की हम बात करें, उसके अंदर CABCDE है। सी में आपने कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल हेमरेज हमने कर लिया। फिर उसके बाद है जो मोस्टली केसेस आते हैं हमारे पास, तो इस तरह वॉर जोन्स वगैरह इस तरह की सिचुएशन नहीं होती ना, तो हमारे पास तो ये ABCD वाला ही होता है। कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मोस्टली यही केसेस होते हैं ट्रॉमा के, कोई छत से गिर गया। तो A फॉर एयरवे, ठीक है। ए के अंदर आपने क्या करना है, एयरवे को मैनेज करना है। एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस आएगा ना तो ही तो वो ऑक्सीजन आएगी और सब कुछ होगा। तो एयरवे की मैनेजमेंट के लिए अब इसके अंदर ना एक और बात है, आपको जब पेपर में भी क्वेश्चन आता है ना तो ABCD को लिखना कैसे, और मैनेजमेंट वार्ड में भी हम ऐसे करते हैं। पहले आप असेस करते हैं, साथ मैनेज करते हैं, यानी ठीक है। एक ये नहीं आपने लिखना कि मैं सारा ABCD पहले असेस करूँगी उस पूरी और फिर मैं सब कुछ मैनेज करूँगी, नहीं। एयरवे को असेस किया, एयरवे को मैनेज किया, ब्रीदिंग को असेस किया, ब्रीदिंग को मैनेज किया। तो आपको ये आपने पेपर में अलग से पॉइंट लिखना है कि एयरवे को कैसे असेस किया मैंने और उसकी मैनेजमेंट कैसे की, फिर ब्रीदिंग की असेसमेंट, ब्रीदिंग की मैनेजमेंट, सर्कुलेशन की असेसमेंट, उसकी मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें इस तरह से करनी है आपने, ठीक है। तो एयरवे की असेसमेंट कैसे करेंगे, आप उस पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे और अगर उसने आप बता दिया कि मेरा ये नाम है, यानी वो बोल सकता है, उसका एयरवे ठीक है। लेकिन अगर उसे बोला नहीं जा रहा, वो डिसओरिएंटेड, वो सब कुछ है और बोला नहीं जा रहा, आपको फील हो रहा है कि नहीं इसका एयरवे ठीक नहीं, तो हमने एयरवे मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जब एयरवे आप मैनेज कर रहे हैं ना तो उसके अलोंग साइड एक और चीज़ रखनी है, वो है सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन अगर डिस्टेबलाइज हो जाए तो पीछे से स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है ना। तो आपने पहले पेशेंट को क्या पकड़ना है, उसको पकड़ते साथ ही उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम नहीं बताया, उसका एयरवे ठीक नहीं है, आपने स्पाइन कॉलर लगा दिया, ठीक है, ताकि उसका स्पाइन जो है ना ट्रॉमा, उसके अंदर आपने वर्स्ट ही एज्यूम करना है। आपने ये एज्यूम करना है कि उसको स्पाइन की कोई इंजरी हो सकती है, जब तक प्रॉपर्ली एक्सक्लूड नहीं हो जाए। तो आपने अपनी इमेजिनेशन में रखना है इंजरी हो सकती है, फ़ौरन से स्पाइन का कॉलर लगा दिया। फिर उसके बाद उसका नाम पूछा, वो नहीं बताया, इसका मतलब है कि एयरवे उसका मैनेज नहीं है। स्पाइन की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलनी नहीं है आपने। अगर स्पाइन कॉलर नहीं लगा सकते तो सैंड बैग्स या कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ जो उसकी गर्दन को वो पकड़ के रखे कि बिल्कुल ही वो ढीली सी ना हो जाए, तो उसको पकड़ के उसको आपने बाइंड कर देना, ठीक है। हमने एयरवे को असेस कर लिया, हमें पता लग गया कि इसका एयरवे ठीक नहीं, फ़ौरन से स्पाइन कॉलर लगाया, स्पाइन की स्टेबलाइजेशन की, दैट वाज इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन टू प्रिवेंट द स्पाइनल इंजरी। जब तक प्रॉपर्ली एक्सक्लूड बाय रेडियोग्राफ नहीं हो जाए, आपने यही एज्यूम करना है कि इस बंदे को स्पाइनल इंजरी है और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी। अब एयरवे की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप उसको देखना मुँह के अंदर कोई प्रॉपर कोई ऐसी चीज़, कोई फ्लूइड्स, कोई सिक्रीशन, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, कोई उसका दांत टूट के तो नहीं गिर गया जो ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहा है, ब्लड, म्यूकस, कुछ अगर आपको दिखता है तो ऑब्स्ट्रक्शन दिखती है, ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करो। ऑब्स्ट्रक्शन को देखना है, उसको रिमूव करना है सक्शन से, जैसे भी आप कर सकते हैं। यू हैव टू रिमूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन, वरना आप जो मर्ज़ी करते रहें वो ठीक नहीं होगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज़
After the stabilization of cervical spine, you'll clear the airway by suctioning or removing any obvious obstruction. Obvious obstruction में blood हो सकता है, mucus हो सकता है, foreign body हो सकती है, teeth उसके गिर सकते हैं जो airway को obstruct करें, dental dentures हो सकते हैं. तो आपने पहले तो कोई obvious obstruction को rule out करना है, फिर उसके बाद airway को open करना है. अब open airway में पहले हम simple physical maneuvers करते हैं, उससे अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम आगे आगे मूव करते जाते हैं. ठीक है, सिंपल सबसे मोस्ट ऑब्वियस कॉमन मनूवर होता है चिन लिफ्ट. आपने उसकी पकड़ के चिन को ऊपर कर देना है और उससे उसका एयरवे ओपन हो जाएगा. अब ये देखें, ये एक इस तरह की सिचुएशन है, इसमें एयरवे उसका ये ब्लॉक हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है. तो क्या करेंगे, हम उसकी चिन लिफ्ट कर देंगे. जब चिन लिफ्ट करेंगे तो स्पेस मिल जाएगी तो थोड़ा ओपन हो जाएगा. तो ये एक सिंपल सा मनूवर है जिससे उसका एयरवे ओपन हो सकता है. एक और मनूवर होता है जिसे हम जो थर्स्ट कहते हैं. जो थर्स्ट में इस तरह से फिंगर्स रखते हैं, ये देखें जैसे उन्होंने रखी हुई है, और दोनों तरफ से उसको जो को मैंडिबल को पकड़ के ऊपर की तरफ थर्स्ट देते हैं, फोर्स देते हैं. दिस नोन एज जो थर्स्ट. अगर तो ये बात देखें, अगर आपको पता है कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी सस्पेक्टेड है, ठीक है, जो थर्स्ट इज़ प्रेफर टू ओपन द एयरवे इफ़ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज़ सस्पेक्टेड. यानी उसकी इस तरह से वो गिरा है, इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है कि हो सकता है कि इस बंदे को सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो, तो आपने जो थर्स्ट करना है. अदरवाइज़ नॉर्मली आम पेशेंट में चिन लिफ्ट इज़ प्रेफर्ड. वो इजी है, चिन को उठाया, बात खत्म की. तो अभी तक हमने क्या कर लिया कि एयरवे को असेस करना है. असेस कैसे करना है, पेशेंट का नाम पूछ के. फिर मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट में नेवर फॉरगेट द स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एयरवे मैनेजमेंट. ठीक है, अब एयरवे की अगर हम बात करना शुरू करें तो एयरवे के पहले आपने ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है. ब्लड, म्यूकस, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई टीथ गिर गए अंदर, डेंटल डेंचर्स हैं, कुछ भी आपको दिख रहा है, आपने पकड़ के उसको निकालना है, सक्शन करनी है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं उस वक्त. फिर एयरवे को ओपन करना है. एयरवे को ओपन करने के अब डिफरेंट मेथड्स. शुरू में हमने सिंपल इजी मनूवर से स्टार्ट किया, दैट इज़ चिन लिफ्ट कर सकते हैं, जो थर्स्ट कर सकते हैं. इफ़ द सर्वाइकल स्पाइन इंजरी सस्पेक्टेड, जो थर्स्ट इज़ प्रेफर्ड इन दैट केस. इन जनरली आप चिन लिफ्ट को प्रेफर करेंगे. ठीक है, अब अगली बात यह है कि अब उसकी अब हम थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स और मज़ीद इन्वेसिव मेथड्स की तरफ जाते हैं. अब उसकी टंग भी तो फॉल बैक कर सकती है ना. टंग फॉल बैक, मैंने इसकी डायग्राम ये देखी, ये टंग है ना, ये फॉल बैक करके ये भी तो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है ना, जिस तरह से वो लेटा होगा. तो उसके लिए आप ओरोफेरिंजियल एयरवे डाल सकते हैं. ये आपने ENT में देखा होगा, गीडर्स ओरोफेरिंजियल एयरवे होता है, या नेज़ोफेरिंजियल भी हो सकता है. यहाँ नेज़ोफेरिंग से इधर डाल दो, तो ये आप ओरोफेरिंजियल एयरवे डाल सकते हैं. ठीक है, और ये सिर्फ आपने तभी डालना है, ये याद रखें, इसका एक प्री रिक्विजिट है कि उसका गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा. अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा कि आप वो डालेंगे, उसको वॉमिटिंग, एस्पिरेशन, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है ना, तो वो मज़ीद मसला करेगी, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है. तो गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है और आप सस्पेक्ट करें कि इसकी टंग फॉल बैक करिए, एयरवे ओपन नहीं हो रहा, तो बस ये ओरोफेरिंजियल एयरवे डाल. ये सिंपल इस तरह की डिवाइस होती है, आप मुंह से डालते हैं और यहाँ पे आपका एयरवे ओपन हो जाता है. ईजी टू हैंडल है और इस तरह की चीज़. ठीक है, ओरोफेरिंजियल भी होता है, नेज़ोफेरिंजियल भी होता है, ये इस तरह आप डाल सकते हैं. बट द ओनली प्री रिक्विजिट क्या है कि द गैग रिफ्लेक्स शुड बी एब्सेंट. ठीक, यहाँ से देख लेते हैं. तो हमने बात कर ली, अभी तक हमने क्या बात कर ली कि यू विल स्टेबलाइज द स्पाइन. ओके, देन हम सक्शन करेंगे और ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे. ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन को मूव करेंगे, एयरवे को ओपन करना स्टार्ट किया. एयरवे को ओपन करने के लिए पहले सिंपल फिजिकल मैनूवर्स की बात की, दैट इज़ चिन लिफ्ट एंड जो थर्स्ट. अगर वो नहीं हो रहा, उससे उसका नहीं ठीक हुआ, एयरवे नहीं ओपन हुआ, तो यू कैन गो फॉर ओरोफेरिंजियल एयरवे. बट द ओनली प्री रिक्विजिट फॉर ओरोफेरिंजियल एयरवे टू पास इज एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स. आप ये कर क्यों रहे हैं, ओरोफेरिंजियल एयरवे पास करने की ज़रूरत क्या है? अगर उसको टंग फॉल बैक करिए, आपको फील हो रहा है कि टंग फॉल बैक करिए, इसके मुंह में सांस नहीं जा रहा, ऑक्सीजन पूरी नहीं जा रही, प्रॉपर्ली वो सांस नहीं ले रहा, तो विल इंसर्ट समथिंग लाइक दिस, ओरोफेरिंजियल एयरवे. अगर पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ, अनकॉन्शियस है, GCS उसका कम हो जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो यू विल हैव टू पास ETT, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसे हम इंट्यूबेशन भी कहते हैं. तो पेशेंट को आपको इंट्यूबेट करना पड़ेगा. ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस चीज़ है, ये बहुत होती है ENT वगैरह के अंदर भी. तो इसके लिए अब स्पेशलाइजेशन चाहिए, ये अब कोई भी नहीं कर सकता. पिछले जो मेथड्स थे वो ईजी है, ईजी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं. इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. और ETT ट्यूब इस तरह की होती है,
ठीक है। और ये हम पास करते हैं, ये देखें कहाँ से, यहाँ माउथ से एंटर करते हैं और ये ओरोफेरिंक्स होते हुए इस तरह जाती है और ट्रेकिया तक जाती है। तो पूरा एयरवे आप इस ट्यूब के थ्रू ओपन कर देते हैं और फिर पेशेंट ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है। तो ईटीटी तकरीबन लास्ट रिजोर्ट होता है। अगर पेशेंट का अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप ईटीटी पास नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे वो भी अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी तक जितना हमने कर लिया वो आप याद रखें। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि प्राइमरी सर्वे के अंदर वी आर मैनेजिंग दोज कंडीशंस दैट कैन इमीडिएटली किल द पेशेंट, ठीक है। तो CABCDE है। तो स्मॉल सी है कंट्रोल ऑफ एक्सटेंसिव हैमरेज। उसके अंदर वो तब है जब कोई बहुत ही वॉर जोन और बहुत ही एक्सटेंसिव हैमरेज आपने पकड़ के पैकिंग कर दी, टोर्निकेट लगा दिया, पेशेंट को हॉस्पिटल भेज दिया, ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। फिर एयरवे स्टार्ट हुआ। एयरवे के मैनेजमेंट में यू विल ऑलवेज रिमेंबर द स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, वो नहीं भूलनी। सर्वाइकल कॉलर लगाया, ठीक है। जब तक रूल आउट नहीं किया यू विल ऑलवेज एज्यूम कि इस बंदे को सर्वाइकल इंजरी है, उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करनी, ठीक है। तो आपने सर्वाइकल कॉलर लगा दिया। अगर वो नहीं है तो सैंड बैग्स लगा सकते हैं आप दोनों तरफ और उसको पट्टियों से फिक्स कर दें, ये कर लिया। फिर एयरवे को क्या करना है, एयरवे की ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन को निकालना है, सक्शन करके उसको रिमूव करना है। दूसरे नंबर पे हमने एयरवे की मैनेजमेंट में चिन लिफ्ट किया और जो थ्रस्ट किया। फिर ओरोफेरिंजियल एयरवे पास किया, टंग फॉल बैक कर सकती है। द ओनली प्री रिक्विजिट टू पास द ओरोफेरिंजियल एयरवे इज़ एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स। पेशेंट फिर भी स्टेबल नहीं हुआ, अनकॉन्शियस है, एयरवे उसका ठीक नहीं है, यू विल पास अ ECT ट्यूब, ठीक है। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन आपने करनी, इसके लिए एनेस्थीसिया देना होगा, ये सब चीज़ें करनी होगी। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं उसका फेस पूरा डिफॉर्म हो गया, उसको फेस पे इंजरी हुई है, या कोई बहुत बड़ा कोई ट्यूमर है यहाँ पर। ट्यूमर वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रॉमा का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन है कि आप ETT ट्यूब पास नहीं कर सकते, ये वाला एरिया बिल्कुल ब्लॉक है, डिफॉर्म्ड है, कुछ मसला है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिकोथायरोडोटमी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ ETT इज़ नॉट पॉसिबल यू कैन गो फॉर क्रिकोथायरोडोटमी, ओके। तो ये आप देखें सारा जो मैंने लिखा है। एयरवे के मैनेजमेंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन, ये आपने कर ली। उसके बाद कोई ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया, देन यू डू द चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट, ये हो गया। फिर आप पास करेंगे ओरोफेरिंजियल या नेजोफेरिंजियल एयरवे। द ओनली प्रीरेक्विजिट इज़ द एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स। देन यू गो फॉर ETT अगर पेशेंट स्टिल स्टेबल नहीं हुआ। ETT अगर नहीं पॉसिबल यू कैन डू क्रिकोथायरोडोटमी या ट्रेकियोस्टोमी भी कर सकते हैं, ठीक है, कि उसको ऑक्सीजन तो मिले ना किस तरीके से। तो जो आखिरी रिजोर्ट है वो आप ट्रेकियोस्टोमी उसकी कर दे कि वहीं ट्रेकिया से डायरेक्ट एयर एंटर हो और उसको मिले। अब ये बात देखिए मैंने क्या लिखी हुई है कि ऑल ट्रॉमा पेशेंट्स आर सपोज टू हैव स्पाइनल इंजरी अंटिल प्रूवन अदरवाइज, सो अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ हेड एंड नेक। ये नहीं आपने करना कि हेड और नेक को हिलाते रहना, उसको स्टेबलाइज करना, क्योंकि हर ट्रॉमा पेशेंट को आपने यही इमेजिन करना है कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है अनलेस प्रूवन अदरवाइज। और ये कैसे आप अदरवाइज प्रूफ कर सकते हैं, जब तक उसका उस एरिया का नेक का प्रॉपर रेडियोग्राफ एक्सरे नहीं होगा आप रूल आउट नहीं कर सकते। सिर्फ एग्जामिनेशन पे आपको नहीं पता चल सकता कि इसकी सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है या नहीं है। और इसके अलावा जब लोग रोल शिफ्टिंग करते हैं, पेशेंट को एक बेड से दूसरी तरफ करें या बैक साइड अगर आप उसकी देखना चाहते हैं, तो इस सारी चीज़ों में भी उसके हेड एंड नेक की मैनिपुलेशन करते हुए आपने ध्यान रखना है। अब बुक की मैंने यहाँ पिक्चर्स ऐड की हैं, जो अब सारा मैंने आपको बताया है वो हम बुक से रीड कर लेते हैं। बुक पे उसने क्या लिखा है, यही बातें उसने लिखी हुई हैं कि सबसे पहले अब यहाँ डोगर में उसने लिखा हुआ है कि आप चिन लिफ्ट वगैरह पहले करते हैं, सक्शन दूसरा स्टेप है, बट सक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहले सक्शन करेंगे, कोई ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन दिख रही है साथ ही चिन लिफ्ट कर दे, ठीक है। तो क्लियर द ओरोफेरिंक्स क्लियर कर लिया, फिर ओपन माउथ करना है चिन लिफ्ट और एयरवे से, चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट है और टेंडेंसी है फॉलिंग बैक ऑफ टंग की, ओरोफेरिंजियल एयरवे पास करना है। द ओनली प्री रिक्विजिट इज़ द एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स। लेकिन अगर पेशेंट अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, जिससे उसका लेस देन 8 है, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी ETT। और अब ETT के अंदर ना ये कुछ बातें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ETT के अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब आप ETT ट्यूब पास कर रहे होते हैं, तो ये प्रॉपर एक्सपर्टीज़ से कर सकते हैं, कोई आम बंदा इसको नहीं कर सकता। तो इसके अंदर उन्होंने क्या है कि अप्लाई क्रिकोइड प्रेशर, ठीक है, क्रिकोइड पे आपने अच्छे से प्रेशर अप्लाई करना है, साथ ट्यूब पास करते रहने। इससे क्या होगा कि एस्पिरेशन का रिस्क कम होगा। अगली बात क्या आती है कि हाउ डू यू नो कि ETT जो आपने प्लेस किया वो सही जगह पर प्लेस होगी। तो उन्होंने उसकी 3 बातें बताई कि आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि CO2 रिटर्न, ठीक है, अगर CO2 रिटर्न नॉर्मल है तो ETT नॉर्मल प्लेस हुई है। दूसरे नंबर पे लिसनिंग टू बायलैटरल चेस्ट साउंड्स और चेस्ट एक्सरे। तो ये 3 चीज़ें आप कराएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी ETT सही प्लेस होगी। नंबर 1
CO2 रिटर्न ठीक है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे बायलैटरल चेस्ट साउंड्स आप सुनेंगे, नॉर्मल हैं, उसके मतलब एयर जा रही है अंदर। और आखिर में चेस्ट एक्सरे आप करा सकते हैं। अगर सीवियर फेशियल ट्रॉमा है, सर्जिकल एयरवे देना पड़ेगा, दैट इज़ क्रिकोथायरॉयडोटमी। अगर वो भी नहीं कर सकते तो यू कैन गो फॉर ट्रेकियोस्टमी। और बाकी आगे उन्होंने सर्वाइकल स्पाइन का लिखा, जो मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। यू विल नॉट फॉरगेट दैट कि सर्वाइकल स्पाइन जब तक आप प्रॉपर्ली एक्सरे से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यू विल ऑलवेज अज्यूम द पेशेंट हैज़ दैट इंजरी। ठीक है, अब आगे अगला स्टेप है, ये बेले की भी पिक्चर है, उन्होंने यही लिखा हुआ है, यही यहाँ से भी देख लो। बस एक रिवीजन है कि ऑल द ट्रॉमा पेशेंट शुड हैव देयर सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड थ्रू आउट। इमीडिएट असेसमेंट ऑफ एयरवे इज़ मेड। असेसमेंट कैसे की, आपने उसका नाम पूछ लिया, वो उससे बोला नहीं गया। कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे रिक्वायर्स स्टेप वाइज प्रोग्रेशन। क्या स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है? पहले आपने फर्स्ट क्लियरिंग द एयरवे बाय सक्शनिंग सिक्रीशंस और ब्लड, नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्या करना है? फॉलोड बाय सिंपल एयरवे मैनूवर्स दैट इंक्लूड जॉ थ्रस्ट एंड चिन लिफ्ट। उसके बाद आप ओरोफिरिंजियल या नेजोफिरिंजियल एयरवे पास कर सकते हैं। एडवांस एयरवे मैनूवर्स के अंदर क्या आता है कि आप कफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करें, और इसके लिए प्रॉपर उन्होंने कहा है कि एक डिमांडिंग स्किल है, और ये सर्जिकल एयरवे वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ETT नहीं दे सकते। ठीक है, सो दैट वाज द एयरवे पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग कंपोनेंट को।